एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। मोदी पर मुसलमानों का भरोसा। दरअसल अभी हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे भाजपा जो है वो बहुत सारा वोट बैंक जो उससे छिटका हुआ था उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश का नतीजा हम देखते हैं कि पहली बार जो महिला मतदाता हैं उनको एक वोटर के रूप में तवज्जो मिली और उन्होंने भाजपा को जो अभी विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी बढ़ चढ़ के वोट दिया। और इस बार भी महिला जो मतदाता हैं उनको लुभाने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि महिला आरक्षण बिल जो 2029 में आने वाला है उस पर भी भाजपा बात कर रही है और उसने अपनी कोशिशों को अंजाम देने के लिए महिलाओं को बहुत सारे टिकट दिए। इसी श्रृंखला में यदि हम जाते हैं तो मोदी पर मुसलमानों का भरोसा। सामान्यतः ये माना जाता था कि मोदी जो मुसलमान हैं वो भाजपा से दूर हैं और वो कांग्रेस का वोट बैंक है या समाजवादी पार्टी का है या आरजेडी का वोट बैंक है। मतलब उनको ये हमेशा माना गया कि वो बीजेपी के साथ नहीं है। पर बीजेपी इस मिथक को तोड़ना चाहती है और बीजेपी ये कहना चाहती है कि देखिए मुसलमानों को अल्पसंख्यकों के नाम पर डराया धमकाया गया, उनका शोषण किया गया। असली में हम किसी से भेदभाव नहीं करते। सबका साथ सबका विकास जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसमें हिंदू मुसलमान सब भरोसा है, उनको भरोसा कर सकते हैं, सबकी हिस्सेदारी है। और इस समय चूंकि पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है तो मोदी अपनी गारंटी में मुसलमानों को भी शामिल करना चाहते हैं। तो देश की तरह मध्य प्रदेश में भी इस समय भगदड़ मची हुई है। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है और यह सिलसिला जारी है। नेताओं की चलाचली की इस बेला में गौर करने वाली बात यह है कि मुस्लिम वर्ग के नेताओं का भी बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट और प्रदेश महासचिव सैयद जाफर ने बीजेपी का हाथ थामा। उनकी गिनती कमलनाथ के करीबियों में होती है। इससे पहले इंदौर से कांग्रेस की महिला पार्षद आयशा खान ने भी समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन की। चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेटों को टिकट देने से बीजेपी परहेज करती है। इसके बाद भी मुस्लिम समुदाय से जुड़े नेताओं का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ने की क्या वजह है? क्या यह बड़ा सवाल है कि मुस्लिम समुदाय के लिए बीजेपी ने साल 2021 में अपने एजेंडे में बदलाव किया है? इसी का नतीजा यह है कि मध्य प्रदेश में 2022 में हुए नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने कई मुसलमान नेताओं को पार्षद का टिकट दिया। बीजेपी बड़े मुस्लिम चेहरे की बजाय कार्यकर्ताओं पर फोकस कर रही है। ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। इसके जरिए वह कांग्रेस के इस परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। कांग्रेस ने 2009 में असलम शेर खां को सागर से टिकट दिया था। इस चुनाव में भाजपा ने के भूपेंद्र सिंह ने असलम को 1,31,168 वोटों से मात दी थी। 80 के दशक में असलम शेर खान ने मध्य प्रदेश से अंतिम मुस्लिम सांसद वो बने थे। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट पर साल 2029 के आम चुनाव में भाजपा कांग्रेस किसी ने भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। साथ ही 2023 के विधानसभा में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था। इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी दोनों दलों ने अल्पसंख्यक समुदाय को नकार दिया। आखिर बीजेपी की तरफ से अचानक से मुस्लिम समुदाय का झुकाव कैसे बढ़ा, इस पर हम अपने अतिथियों से चर्चा करेंगे। पर हम ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस की ओर से भोपाल खास में भी विधायक जो हैं, अभी हमने पिछले दिनों उनसे बात भी की थी, मुस्लिम विधायक जो हैं वहाँ के और बहुत लोकप्रिय विधायक हैं, तो हमने उनसे बात की। तो कांग्रेस में तो एक बार मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने की परंपरा रही है पर बीजेपी ने नहीं दी। पर इधर बीजेपी का झुकाव जो है वो मुस्लिमों की तरफ दिख रहा है। तो चलिए नेता इस पर क्या कहते हैं, जो अलग अलग पार्टी के नेता इस पर क्या बयानबाजी कर रहे हैं, चलो उनको भी सुन लेते हैं। देखिए, कांग्रेस तो अपना घर संभाले, उनके तो टिकट ही नहीं हो रहे हैं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात करने की बजाय पहले वो अपने यहाँ लोग तैयार कर लें चुनाव लड़ने वाले। जिनको लड़ाना चाह रहे हैं वो लड़ नहीं रहे हैं, जो जिनको टिकट दे रहे हैं वहाँ पर विवाद हो रहे हैं। तो कांग्रेस पहले अपना घर संभाल ले, मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में। वो क्या हुआ, मुंबई में उनके नेता संजय निरुपम कितनी लानत मलामत कर रहे हैं उनकी। इसलिए कांग्रेस को हमारी चिंता नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी दल, चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, हारने के लिए नहीं लड़ा जाता है। नहीं, देखिए सवाल इस बात का है कि अल्पसंख्यकों के लिए काम कौन करता है। कांग्रेस के पास 2 चश्मे नहीं हैं कि अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए टिकट दिया जाए।
सवाल इस बात में का है कि देश में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके हितों की रक्षा करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसने धर्म के चश्मे से कभी भी आवाम को नहीं देखा, हरदम सबकी बेहतरी के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यकों को क्या दिया? एक भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यकों को नहीं दिया। पहले दे, फिर इसके बाद में बात करें तो समझ में आती है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को भी सांप्रदायिकता के आधार पर लड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन देश की जनता विकास पर सवाल पूछ रही है। तो सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है? ऐसे में मोदी पर मुसलमानों का भरोसा, ये जो बात हम जिस विषय पे बातचीत कर रहे हैं, तो हमसे बात करने के लिए राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। राजपाल जी, ये पूरे मसले पर आप किस नज़रिए से, आपकी पार्टी किस नज़रिए से चीज़ों को देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विशेष करके स्पष्ट संदेश देने का काम लिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमने सबको साथ में लेकर सरकार में आने के बाद में सर्वांगीण विकास और सबके विकास की बात कही। हमने गरीब कल्याण के तहत अंत्योदय की शीतगृह योजनाएं, जिससे कि समाज में रहने वाले व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, उस दिशा में काम किया। फिर जब हमने अंत्योदय की बात कही, कल्याण की बात कही, तो फिर उसमें कोई जाति पाति की बात नहीं थी। जो गरीब है, जो हितग्राही है, जिसे हितग्राही योजना के माध्यम से अपने जीवन को मुख्य धारा में लाना है, तो उसको हमने सहयोग करा। फिर वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई पड़ता। जब सरकार की ये नीतियां लगातार पिछले 10 साल तक ये चलती रही और इन 10 साल के अंदर जब समाज ने देखा कि यहाँ इस सरकार ने बिना जातिगत भेदभाव किए तुष्टीकरण की बात करके जिस प्रकार से कांग्रेस ने लंबे समय से अल्पसंख्यक वर्ग को डरा के, दबा के, कुचल के रखा, वही अल्पसंख्यक वर्ग को जब शिक्षा मिली, उसे समान अधिकार मिला, ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिली, तो कहीं न कहीं वह फिर भारतीय जनता पार्टी की इस नीति के प्रति भी जो है अपना समर्थन देने लगा और उसको ये समझ में आया कि यह जो भारतीय जनता पार्टी है, ये वास्तविक में अपनी मूल विचारधारा पे चलती है। और विचारधारा क्या है? तो विचारधारा सिर्फ और सिर्फ अंत्योदय की विचारधारा है। अंतिम पंक्ति में बैठा वह व्यक्ति जो आज भी समाज की मुख्य धारा में आना चाहता है, शासन की योजनाओं के माध्यम से आना चाहता है, उसको अपने आगे बढ़ाने का काम किया, उसको आगे लाने का काम किया। और ये जब हमने कथनी और करनी एक जैसी पाई गई, जो हमने कहा वो जब हमने करके दिखाया सरकार में आने के बाद में 1980 में जब पार्टी की स्थापना हुई थी, तब हमने मूलभूत जो हमारे विचार बनाए थे, पार्टी जिस विचार को लेकर काम कर रही थी, जो सिद्धांत बनाए थे, जो संकल्प लिए थे, उन संकल्प को सरकार में आने के बाद में हमने सिद्ध किया, तो उससे हमारी विश्वसनीयता बनी। जब हमने उन बातों को सरकार में आने के बाद पूर्ण किया, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, चाहे देश के विकास की बात हो, चाहे 370 हटाने की बात हो, चाहे फिर राम मंदिर निर्माण की बात हो, ये तमाम बातें जब हमने करके देने का काम किया, तो जनता के मध्य में हमारे विचार के प्रति, हमारे अनुष्ठान के प्रति, हमारे संकल्प के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ। हमने संकल्प को सिद्ध किया, तो जनता ने हम पे विश्वास किया और उसका नतीजा है कि आज देश भर में कई स्थानों पर राज्यों में हमारी सरकार है और देश में हमारी सरकार और आने वाले समय में 400 पार करके फिर से हम सरकार बनाने की स्थिति में आए। क्यों? क्योंकि भाजपा ने जनता का भरोसा अर्जित करने का काम किया कि जो कहा था वो किया। हमने डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं की, कहना कुछ और करना कुछ, ये हमने नहीं किया। और उसका नतीजा है कि आज जनता के बीच में मोदी की गारंटी जा रही है। मोदी जी के नाम की जो गारंटी है, वह गारंटी इस प्रकार से जा रही है कि लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के मंच से, मोदी जी के मुंह से अगर कोई राजपाल जी है तो जरूर पूर्ण होगी, चाहे वो फिर हिंदू के लिए हो, चाहे मुसलमान के लिए हो, हर भारतीय के लिए उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ देने का काम किया। जी जी, मैं संजीव जी हमारे साथ हैं, संजीव जाटव जी जो कांग्रेस से हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि अभी सिसोदिया जी जो बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने मुस्लिमों पे भरोसा दिखाया है, बीजेपी भेदभाव नहीं करती, बीजेपी अंत्योदय में विश्वास करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो ये जो बीजेपी पे एक प्रकार का आरोप लगता है कि वो हिंदूवादी पार्टी है, वो मुसलमानों से उस तरह से बर्ताव नहीं करती जैसा बाकी लोगों से करती है और हिंदू मुस्लिम की खाई को वो बढ़ाती है, ऐसे बहुत तरह के आरोप हैं। पर इधर हम देख रहे हैं कि मुस्लिमों का झुकाव बीजेपी की ओर हो रहा है, तो ये क्या हृदय परिवर्तन है? बीजेपी की कौन सी नीति है? मुसलमान किस तरह से बीजेपी की तरफ
जा रहे हैं कांग्रेस से, क्या उनका मोह भंग हो रहा है, क्या वजह है संजू जी? जी, सबसे पहले मैं होली की बधाई देना चाहती हूँ। जी और मैं आप सभी को, आज भाई दूज है इसलिए सबको भाई दूज की भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और बात करती हूँ बीजेपी पार्टी की, ये बांटने वाली ही पार्टी है, ये सच्चाई है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हिंदू और मुस्लिम को कभी एक होने ही नहीं देगी। बात करती है कि एक हो, हम भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये बात तो भाई भाई की करते हैं, और वोट मांगने के सामने वाले के वोट मांगने के लिए ये बात करते हैं कि हम सब एक हैं, हमारे मुस्लिम भाई। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर ये सब एक ही हैं तो ये फिर ये गाना क्यों गाते हैं कि भाई राम राज आ गया है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम को अलग करने की बात ही करते हैं ना। अगर वो एक ही है तो फिर हिंदू हिंदू मतलब हिंदू की बात कहाँ से आ जाती है? पूरे भारत देश की बात होना चाहिए, सभी की बात होना चाहिए। हम सब एक है, तो यहाँ हिंदू और मुस्लिम का ये शब्द जो आता है, या हिंदू हिंदू, ये आना ही नहीं चाहिए ना। हम एक है, कहीं ना जी कहीं ये एक नहीं मानते ना, इसीलिए तो ये बात करते हैं बंटवारे की, और ये बांटने का काम कर रही है बीजेपी पार्टी। जी, तो आपका कहना है कि ये बात कर रहे हैं कि इस अब की बार 400 पार, और फिर बात करते हैं कि जिनने राम मंदिर को, रामलला को लाया है, तो रामलला आए हैं, तो आपका कहना है कि वे बाकी ईश्वर के बारे में, बाकी भगवानों के बारे में तो ये बात नहीं करते केवल, तो पर ये कहते हैं कि राम तो सबके हैं। राम जो है वो कहते हैं कि पूरे देश दुनिया के राम हैं। राम को ये विश्व, मतलब एक प्रकार से विश्व का ईश्वर मानकर कहते हैं कि सबके ईश्वर हैं, और लोग उसमें डिनाई भी नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि एक हमारी भारतीय परंपरा में एक सहज है कि चाहे हिंदू मुसलमान हो, आपस में मिलते हैं तो राम राम तो कर ही लेते हैं, मतलब उसमें किसी को कोई बहुत उसको लेके लोग हलाकान नहीं होते। हम दिन भर बहुत सारे चीज़ों में मुबारकबाद देते हैं, जो कि हमारे भले हम त्यौहार हिंदू के हों पर बोलते हैं मुबारक हो। हम ये हमारी एक मिली जुली गंगा जमनी संस्कृति है, जिसमें यदि हम चाहते भी, यदि कोई भी चाहता है कि ये अलग अलग हो जाएंगे तो ये बहुत मुश्किल है। तो बीजेपी भी इस बात को मुझे लगता है कि अब समझ रही है कि हमको अपना राग बदलना है। तो ये जो बीजेपी की तरफ मुसलमानों का झुकाव है, मैं आपसे संजू जी ये बात कह रहा था कि अगर मुसलमानों को अलग करती है बीजेपी, तो ये बीजेपी की तरफ मुस्लिमों का झुकाव क्यों हो रहा है? देखिए, कोई झुकाव नहीं है, अभी सच्चाई सामने आ जाएगी। ये जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें मुस्लिम भाई शुरुआत से ही कांग्रेस के हैं, और कांग्रेस के साथ आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। पर और यू हमेशा ही, क्योंकि उनका जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही वोट है। ये बात बीजेपी भी अच्छे तरीके से जानती है, इसलिए ये लोग हिंदू को बांटना चाह रही है, हिंदू के वोट को आकर्षित कर रही है राम के नाम से। इसलिए ये चाहती है कि अगर हम हिंदुओं का वोट ही ले लें, शायद इससे ही जीत जाए। और जो मोदी नामक जो बीमारी है वह खत्म करने के लिए हम सब लोगों ने प्रयास किया था, और सफल भी होंगे। इस बार हम सब लोग, हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी भाई एक हैं, और इस बार इस मोदी नामक बीमारी को दूर करेंगे हम सब लोग मिलकर। मुझे लगता है कि आप जो, अगर देखिए आप लोग जो शब्द इस्तेमाल करते हो ना, इसी में आप बाद में फंसते हो। मुझे लगता है कि आप जब मोदी नामक बीमारी कहते हो, तो बीमारी अभी एक आई थी, उसका वायरस आया था कोरोना, उससे फिर कोई बचा नहीं। तो फिर ये जो है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये 400 पार नहीं, इससे आगे भी चला जाएगा अगर बीमारी समझ रही हो आप तो ये फिर तो किसी को नहीं छोड़ेगी। ये तो जो है, ये बीमारी तो फैलती जा रही है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है कांग्रेस के साथ हैं, यूपी में मुसलमानों ने आपको नकार दिया, समाजवादी के साथ चले गए, बिहार में आपको नकार के वो लालू प्रसाद के साथ चले गए। तो आप मुस्लिम मतदाताओं को, और दूसरा आरोप कांग्रेस पे ये भी लोग लगाते हैं कि आपने तुष्टीकरण की राजनीति की और मुस्लिमों को बहुत बढ़ावा दिया। ये जो बीजेपी के जो फॉलोअर हैं या जो हिंदूवादी संगठन के फॉलोअर हैं, वो गांधी से लेकर पूरी परंपरा गिनाते हैं, पाकिस्तान बनाने का श्रेय गांधी को दे देते हैं, फिर वो नेहरू को कहते हैं मुस्लिम परस्त थे, उनकी खानदान निकाल के बोलते हैं मुसलमान थे। पर आप तो अपने मुसलमान साथियों को रोक नहीं पा रहे हैं, वोट बैंक को। कांग्रेस ना तो हिंदुओं के साथ उस तरह खड़ी दिख रही, ना मुसलमानों के साथ, तो ये दुविधा कहाँ से आ रही है? देखिए, कांग्रेस हमेशा से ही मुसलमान जो भाई हैं उन्हीं के साथ खड़ी हुई है, अल्पसंख्यक सभी के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस शुरुआत से ही उनके भले की राजनीति करती आई है और करती रहेगी। जो बीजेपी चाहती है जिस तरीके से वोट को खींचना, आकर्षित करना,
इसलिए ये बांटना चाहती है और बांटती आई है, इनका काम ही है बांटना। लेकिन इस बार जो चुनाव होंगे इसमें हम सब लोग एक होकर इस बीमारी से लड़ने का पूरा काम करेंगे। जी जी, तो ठीक है, आप बीमारी से लड़ने का काम करेंगी। मैं फिर से जो है राजपाल सिसोदिया जी के पास चलता हूँ। सिसोदिया जी, ये जो अभी संजू जी कह रही हैं कि आप जो है वो दिखावे का मुस्लिम प्रेम कर रहे हैं, दरअसल आपने किसी मुसलमान को कोई टिकट नहीं दिया और आपने किसी मुसलमान पे कोई भरोसा नहीं जताया, तो आप कैसे मुसलमान आप पे भरोसा करें कि आप टिकट बांटने में ना विधानसभा में उनको टिकट देते हैं ना लोकसभा में टिकट देते हैं, पर आप कहते हैं कि नहीं वो हमारे साथ हैं। आप पार्षद वार्षद तक उनको चाहते हैं कि वो छोटे मोटी जगह पे रहें, बड़ी जगह पे वो ना जाएं, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हम तो राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, हम किसी मुसलमान से प्रेम नहीं करते, न किसी हिंदू से प्रेम करते, हम तो भारतीय से प्रेम करते हैं। जो भारत देश का नागरिक है, जो भारत में विश्वास रखता है, जो भारत के प्रति सम्मान करता है, भारत के तिरंगे को सिर पे रखता है, उसका हम सम्मान करते हैं, उसको हम प्यार करते हैं। एक बात। दूसरा, भी हमारी बहन बता रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता कि हिंदू मुस्लिम एक है। ये कांग्रेस की झूठ बात है कि हिंदू मुस्लिम एक है। हिंदू और मुसलमान एक हो ही नहीं सकता। अरे पूजा पद्धति अलग, जीवन शैली अलग, रहन सहन अलग, मान्यताएं अलग, एक मंदिर जाएगा एक कैसे हो सकते हैं बताइए आप? तो झूठ बोलते हैं, इतने साल से झूठ बोलते बोलते चले आ रहे हैं। इनका यही झूठ समझ में आया मुसलमान को, यही झूठ समझ में आया मुस्लिम को कि एक कैसे हो सकते हैं। ये तो विविधता है भाई, उनकी अलग जीवन पद्धति है, हमारी अलग जीवन पद्धति है, उनकी अलग पूजा पद्धति है, हमारी अलग पूजा पद्धति, उनका अलग रहन सहन है, हमारा अलग रहन सहन। अच्छा, मैं राजपाल जी एक बात आपको रोक रहा हूँ, बात सुन लीजिए, आप बात पूरी हो जाए मेरी जी। तो ये हिंदू मुसलमान एक कैसे हो सकते हैं? ये विविध है जी। पर ये जो दोनों विविध एक लक्ष्य को लेके एक हो जाए और वो लक्ष्य ये कि भारत माता की जय, तो फिर एक है जी। आपने अच्छी बात जी, तो बहुत अच्छी बात है। आपने अगर नहीं होता है तो जो देश से प्रेम नहीं करेगा उससे हम तो प्रेम कर ही नहीं सकते, वो कोई भी हो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो देश से प्रेम नहीं करेगा हम उससे कैसे प्रेम करेंगे। पर अगर सबकी पूजा पद्धति अलग है, विविधता है, खान पान अलग है, रहन सहन सब कुछ अलग है, तो फिर आप पूरे देश में एक संहिता एक कानून लाना चाहते हैं, आप एक सी बात करते हैं। कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए ना भाई जी, मतलब फिर अगर पूजा पद्धति अलग है, नहीं आप समान नागरिकता संहिता में आदिवासी को तो उससे पृथक रखते हैं, पर मुसलमान को कहते हैं कि वो उसमें उसको माने, तो आप खुद ही समान नागरिक कानून संहिता अभी नहीं आई है, जब आएगी तो उस पर डिस्कशन करेंगे। आज डिस्कशन करना प्रीजुडिस बातें रहेगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए जी जी। तो राकेश तुम ये बताओ कि ये जो बातचीत चल रही कि मध्य प्रदेश में भाजपा का झुकाव मुसलमानों की तरफ है या मुसलमान का झुकाव भाजपा की तरफ है, वाइस वर्सा है कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं कि दूरियां जो है कांग्रेस की वजह से या किन्हीं की कारणों से दूरियां बनी थी वो दूरियां कम हो, और जो भ्रम फैलाया जा रहा था कथित रूप से कांग्रेस और बाकी लोगों द्वारा कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी है, अब ये मिथक टूटता जा रहा है और अब मुसलमान जो है कांग्रेस के नज़दीक अपने को महसूस कर रहे हैं। और जैसा कि जफर जी हैं या आयशा जी हैं, ये लोग अब भाजपा में आ रहे हैं, तो कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए सुभाष जी, यदि बात की जाए तो मुसलमान जो है, अल्पसंख्यक वर्ग जो है, वो कांग्रेस का परंपरागत जो है वोट बैंक है, यदि इसे माना जाए, क्योंकि जो आज भी जो मुसलमान जो हैं, जो मतदाता हैं, वो आज भी कांग्रेस को ही वोट करते हैं। दूसरी ओर बात की जाए तो कुछ मुसलमान परसेंटेज जो है वो बीजेपी के पक्ष में गया है, और हालांकि ये परसेंटेज जो है ये 2014 के बाद से बढ़ा है। देखिए, यदि हम इस बार यदि बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें कथित रूप से कई पार्टियां आई थी जिन्होंने मुस्लिम वोटरों के पैरोकार के रूप में अपने उतरी थी, लेकिन इनको मिले हुए जो कुल वोट परसेंटेज को यदि आप देखेंगे तो पता चलता है कि अल्पसंख्यक वोटों का जो बिखराव है वो मामूली रूप से हुआ है। देखिए, इसमें मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा कि इस चुनाव में कांग्रेस को कुल 40% ही वोट मिले थे। दूसरी ओर बात की जाए तो कथित रूप से जो मुस्लिम पैरोकार पार्टियां आई थी जिनमें AIMIM भी थी, जिनको 0.09% वोट ही मिले थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा CPI को 0.03, JDU को 0.02, सपा को 0.46 और BSP को
3.40 और आम आदमी पार्टी को 0.50% वोट मिले थे। यानी इन आंकड़ों को देख के समझा जा सकता है कि थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अल्पसंख्यक हुआ है। दरअसल देखिए, अभी जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है और इस लोकसभा चुनाव से पहले यदि बात की जाए तो अल्पसंख्यक को वोट टिकट देने की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही पार्टियों ने जो है इस बार यदि बात की जाए अभी तक, क्योंकि चूंकि कांग्रेस ने लगभग 6 सीटों को छोड़ दिया है तो बाकी सीटों पे अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, और लेकिन बीजेपी जो है सभी सीटों पे अपने नामों का ऐलान कर चुकी है। तो ऐसे में यदि किसी अल्पसंख्यक को वोट ना देना, यानी उसको जनप्रतिनिधि की बजाय यानी उसको केवल एक उपभोक्ता के रूप में मान लेना या एक वोटर के रूप में मान लेना, ये दोनों ही पार्टियों के लिए एक चुनौती होगी। हालांकि देखिए, दोनों ही पार्टी के लोग मानते हैं कि हम केवल उसी प्रत्याशी को, उसी चेहरे को जो है चुनावी मैदान में उतारेंगे जो जीतने लायक होगा, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई उससे उनको बेयर नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि जो जिताऊ चेहरा होगा वो किसी भी वर्ग से होगा, हम उसे चुनाव मैदान में उतारेंगे। लेकिन दूसरी ओर यदि बात की जाए तो कांग्रेस से यदि कोई वोट बैंक खसका है अल्पसंख्यक के रूप में, तो वो थोड़ा बहुत खसका है। हालांकि बीजेपी ने अपने अल्पसंख्यक मोर्चा के, जो उनका अल्पसंख्यक मोर्चा है उसके बलबूते पे काफी हद तक अल्पसंख्यकों में अपनी पेठ बनाने की कोशिश की है, और तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जनता उन अल्पसंख्यकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। और यही कारण है कि कुछ जो परसेंटेज जो वोट बैंक है वो हालांकि कांग्रेस से बीजेपी की ओर खसका है, लेकिन अभी भी जो वोट बैंक यानी परंपरागत जो वोट बैंक है कांग्रेस का, वो आज भी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। चाहे देखिए टिकट दें ना दें, लेकिन बावजूद इसके जो मुस्लिम वोट बैंक है वो आज भी कांग्रेस के साथ ही खड़ा हुआ है। हालांकि कुछ परसेंटेज में योजनाओं की बात करते हैं तो जो सरकार की योजनाएं हैं, उन सरकार की योजनाओं को सबसे ज्यादा जो फायदा है वो मुस्लिम पक्ष ने उठाया है। ऐसे में कह सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसने अपनी पेठ बनाई है और कुछ हद तक जो है अपने पाले में लेने की कोशिश की है। देखिए, ये तो चुनाव है, अब चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे उसका जो ये आंकड़े बताते हैं, ये आंकड़ों के दम पे ही जो है दोनों ही दल ये कह सकते हैं कि ये पक्ष जो है हमारे साथ इस चुनाव में भी दमदारी के साथ खड़ा था। अब वो उसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि जो भी मैंने आपको आंकड़े बताए मैं राकेश आपके आंकड़ों को इस एक जगह रोक के पूछना चाहता हूँ कि वो कौन से लोकसभा क्षेत्र हैं या विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे मुस्लिम मतदाता एक प्रभावी भूमिका मध्य प्रदेश में निभा सकता है? देखिए, राजधानी भोपाल की सभी सीटों की बात की जाए तो इसके अलावा राजधानी भोपाल में भोपाल मध्य और इसके अलावा भोपाल उत्तर, ये यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक जो मतदाता है, मुस्लिम बहुल इलाका जो ज्यादा है, और यहाँ पर अल्पसंख्यक जो है एक बड़ी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन साथ साथ बात की जाए तो उज्जैन है, बुरहानपुर है, खंडवा है, यानी मध्य प्रदेश के करीब ऐसे 22 जिले हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता एक बड़ी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में देखिए सुभाष जी, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो दोनों ही दलों के लिए रहती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने, यदि बात की जाए राजधानी भोपाल की हम बात कर लें तो राजधानी भोपाल से आतिफ अकील को, जो कि भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से अभी प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो दूसरी ओर आरिफ मसूद को जो है भोपाल मध्य से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा अलग अलग सीटों की बात की जाए तो वहां से भी कांग्रेस ने मुस्लिम मतदाताओं, मुस्लिम प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा। हालांकि उनको वो उतनी जो जीत का कह सकते हैं कि जीत मिलना चाहिए थी, वो जीत नहीं मिल पाई। लेकिन ये कह सकते हैं कि मुस्लिम जो मतदाता है वो आज भी कांग्रेस के साथ है, लेकिन कुछ परसेंटेज, जो मैं आज से दोबारा कह रहा हूँ, वो कुछ परसेंटेज मुस्लिम जो मतदाता है वो बीजेपी की साइड खिसका है। और जिसका जीता जागता परिणाम यदि बात कर ली जाए तो सैयद जाफर हैं, जो कि कमलनाथ के राइट हैंड माने जाते थे, लेकिन उनके द्वारा जो बीजेपी ज्वाइन कर ली गई, एक मुस्लिम बहुल एक सशक्त जो कह सकते हैं बड़े चेहरे के तौर पे जिनका एक अच्छा वर्चस्व है छिंदवाड़ा जिले में, उनके द्वारा यदि ये बीजेपी ज्वाइन कर ली जाती। राकेश, मैं ये संजू आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी ने 28 सीट तो जीत ली थी लोकसभा की, 29वीं सीट छिंदवाड़ा की है, और बीजेपी ने एक प्रकार से इस तरह तय किया है कि इस बार छिंदवाड़ा का जो गढ़ है उसको ध्वस्त करना है, और ध्वस्त करने के लिए राजनीति में जो भी संभव है बीजेपी वो उपक्रम कर रही है। तो आप अपने उस गढ़ के साथ साथ कितने गढ़ बचा पाएंगी इस पूरे लड़ाई में, इस बीमारी में जिसको आप कह रहे हैं, जो गारंटी लोग कह रहे हैं, उसमें आप कैसे बचा पाएंगी? देखिए, वो तो समय बताएगा कि कौन सी सीट आएगी, कौन सी नहीं आएगी, लेकिन इस बार हम सब लोग एक होकर वोट करेंगे कांग्रेस को, क्योंकि हम लोग इस बात जानते हैं कि संविधान अगर बचाना है
तो हमें कांग्रेस को लाना ही होगा। अगर हम इस बार कांग्रेस को नहीं ला पाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल होती है सबकी, और इस भूल पछताने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं होगा। इस बार हम सब लोग एक होकर कांग्रेस को लाएंगे, तभी संविधान बचा पाएंगे। जी चाहे हमारे मुस्लिम भाई, चाहे हमारे एससी ओबीसी के भाई हो, सभी लोग ये बखूबी जानते हैं कि जो बीजेपी ने षड्यंत्र रचा है और इस बार पूरी तरीके से चाहती है कि कांग्रेस को हटा दे, और इस बार अगर उनके मंतव्य पूरे हो गए तो आगे कभी हमें मौका भी नहीं मिलेगा अपनी भूल संभालने का, और जी जी। पछताने के अलावा हमें कुछ भी नहीं बचेगा तो हमारे हाथ संजू जी में। कोई चिंता नहीं, इसलिए इस बार मैं कांग्रेस के साथ हमारी पूरी जनता जनार्दन है। ये मैं कहती हूँ कि सब लोग एक हैं, चाहे किसी भी दल का हो। अन्य दल भी क्योंकि हमारे साथ हैं, क्योंकि गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन, इस वजह से अन्य जितनी भी टीम लोग हैं जो हमारा साथ देंगे इस बार, और ये साथ इसलिए देंगे क्योंकि मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया है मोदी नामक बीमारी के लिए, इस बीमारी को हम सब लोगों को एक होकर, एकजुट होकर पूरी ताकत से लड़ना होगा। क्योंकि जैसे ये कोरोना की बीमारी आई थी, इस बीमारी के लिए हम सब लोग सतर्क होकर जी। एक तो होकर संजू जी चलिए मैं तभी जरा जीत कर मैं राजपाल जी से अंतिम बात कर लेता हूं कि आप जी। कह रही कि संविधान को बचाने के लिए आपको मोदी जी की सरकार को रोकना है, आप तो अपने कांग्रेसी साथियों को नहीं रोक पा रहे हैं। वो भर भर के हर जगह हम देख रहे हैं कि वो भले ही वो आप कहें कि वो नकारे थे, वो किसी काम के नहीं थे, खारिज कर दिए गए थे, पर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। मैं राजपाल जी आपसे बात कर रहा हूं कि एक तरफ आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस में बहुत गड़बड़ किया है इन लोगों ने, पर आप कांग्रेसियों का खुले हृदय से स्वागत भी कर रहे हैं अपनी पार्टी में, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, आप आने दे रहे हैं। तो ये जिस तरह से अभी संजीव जी कह रही थी कि हम लोगों को आने के समय में अगर संविधान नहीं बचेगा, पर आपके साथी क्या संविधान बचाने के लिए या कांग्रेसीकरण करने के लिए भाजपा में जा रहे हैं और आप उनको वेलकम कर रहे हैं आने देने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है। जी हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी पार्टी विचार आधारित कार्यकर्ताओं का दल है। ये और कांग्रेस इसके उलट लीडर बेस्ड पार्टी है, जहाँ वहाँ पे नेतृत्व के साथ में कांग्रेस खड़ी होती थी। तो आज देखिए, आज हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता जा रहा है, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, और कार्यकर्ता बन के कई सारे भिन्न भिन्न वर्ग के लोग, भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारधारा के लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में आस्था व्यक्त करके, मोदी जी के प्रति भरोसा व्यक्त करके हमारी सदस्यता ले रहे हैं। तो हमारी विचारधारा का तो एक विस्तार हो रहा है, और वास्तविक में राजनीतिक दल, हर राजनीतिक दल का सपना होता है कि उसकी राजनीतिक विचारधारा का विस्तार हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके फॉलोअर्स बने। जी उसमें हम सफल हो रहे हैं। अब कांग्रेस को ये विचार करना चाहिए कि वो लीडर बेस थी, तो लीडरलेस कैसे हो गई? तो देखने में आता है कि लीडर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये ऊपर दिखते हैं, खड़गे जी, तो ये लीडरलेस पार्टी। अब जब इनके पास नेतृत्व नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है, तो लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। अब डूबते जहाज में से सब लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो उसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है। आज हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है, और उस मान्यता के आधार पर लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो जी जुड़ रहे हैं तो हमारा कार्य विस्तार हो रहा है। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, और कांग्रेस के मित्र भी कह रहे हैं कि भाई संविधान बचाना है, तो संविधान तो अपनी जगह है, वो तो बचा हुआ है। उसको तो कोई, भारत का संविधान इतना जो है कमजोर नहीं है कि उसको कोई किसी को आके बचाना पड़ेगा। वो तो अपने आप बचा हुआ है, और उसका संरक्षण और रक्षण करने के लिए हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका है। परंतु संविधान खतरे में है कांग्रेस का, खतरे में है कांग्रेस। कांग्रेस को बचाने के लिए जिस प्रकार से ये फड़फड़ा रहे हैं कांग्रेस के नेता, ये अंतिम जब दीपक बुझने वाला रहता है तो थोड़ी सी रोशनी देने वाला रहता है। वो उस प्रकार की थोड़ी सी रोशनी आईएनटी गठबंधन के रूप में दिख रही है, पर ये बुझने वाली है। आज हम देख रहे थे, बड़ा अच्छा एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो आया था, जिसके अंदर एक विवाह के लिए दुल्हन देखने सब जाते हैं और वो दूल्हा तय नहीं कर पाते हैं। तो जो आईएनटी गठबंधन दूल्हा तय नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे हैं, वो किस दूसरे जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं, किसके नाम पे वोट मांगने जा रहे हैं, किस नीति पे मांगने जा रहे हैं, क्या देश को मैप बना के देंगे? अगर वो वहाँ वोट मांगने जा रहे हैं तो वे बता सकते हैं क्या कि देश का प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? तो ये सब चीजें जो है नेपथ्य में कांग्रेस को ले जाने वाली है, और इन सब प्रश्नों को जब जनता पूछती है तो कांग्रेस के लोग अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जनता इनसे प्रश्न करती है कि भाई आप जो है कांग्रेस की यात्रा आज ये 100 साल के बाद में रामद्रोही कैसे हो गई? जिस कांग्रेस के अंदर रघुपति राघव राजा राम महात्मा गांधी गाया करते थे, वह कांग्रेस हलफनामा कैसे दे रही राम जी के खिलाफ?
सरकार में होते हुए, कैसे केवल राम सेतु के समय पे राम जी के अस्तित्व को नकारने की बात, कैसे जब रामलला का जन्मभूमि स्थान पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसके निमंत्रण को ठुकरा के रामद्रोही कब कांग्रेस हो गई, ये कांग्रेस ही नहीं समझ पाए। और आज जब वो समाज में जा रहे हैं तो लोग उनको पूछ रहे हैं कि आप जिस कांग्रेस में काम करते हैं वो कांग्रेस तो रामद्रोही है, आप रामद्रोही है, आप हमारे दरवाजे किस इज्जत से आए हैं, तो फिर वो कुंठित हो रहे हैं, कुंठित होकर संजू जी, ये आपके सामने कुंठित व्यथित होकर और कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी और रामलला की जय जयकार करने का काम कर जी। तो संजू जी, आपके सामने चुनौती है कि आपको और कांग्रेस को रामद्रोही करके प्रस्तुत किया जा रहा है। अब मुसलमान भी जो है थोड़ा थोड़ा बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो आने वाला समय बताएगा कि आपके साथ हिंदू बसता है कि मुसलमान बसता है, कि आपके साथ देश का एक आम नागरिक खड़ा होता है जिसको लगता है कि नहीं हमको खड़ा होना है। पर हम ये मानते हैं कि हमारा विश्वास डेमोक्रेसी में है और हम ये विश्वास करते हैं कि दुनिया में कोई भी ताकत आए। इसके पहले भी कांग्रेस बहुत लंबे समय तक थी और लोगों को लगता था कि इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, पर जनता ने बताया और एक बड़ी ताकत के रूप में आपातकाल के बाद एक जन सैलाब उमड़ा। तो हो सकता है कि धीरे धीरे लोग, अगर कोई आक्रोश है और सच्चाई है तो उसके लिए लोग जुटें। बहरहाल आप लोग हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।